नमस्कार बच्चों, देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि कोशिका। ये जो वीडियो लेक्चर है, क्लास है, ये स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जो कि क्लास 9th में, 10th में या 11th में है या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थी। तो हम लोग पहले इसी चैप्टर को देखते हैं कि कोशिका। कोशिका क्या है, उसके पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि जो नेचर में जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी का मतलब कि लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग होते हैं वो कौन होते हैं कि केवल दो चीज़ें नेचर में लिविंग होती हैं। एक कौन है कि पौधे, और दूसरे कौन लिविंग होते हैं कि जंतु। यही दोनों जीवित प्राणी होते हैं, जीवधारी होते हैं, जिसमें लाइफ होती है, जीवन होता है। और ये जो पौधे और जंतु होते हैं, इनका जो शरीर होता है, इनकी बॉडी किससे बनी होती है कि छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है। यानी पौधों को नेचर में जो जीवधारी होते हैं उनका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि कोशिका। कोशिका, इनका शरीर जो है किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी इकाइयों से। इकाइयों से बनता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जो जीवधारी होते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उसका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका। जैसे कोई बिल्डिंग है तो हर बिल्डिंग में अक्सर ईंट लगी रहती है, वो उसकी छोटी छोटी इकाई है जो क्या है, कोशिका की तरह है। तो उसी तरीके से जीवधारियों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। अब कोशिका या इसको हम सेल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस कोशिका की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को देखने जा रहे हैं कि कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका को किसने खोजा था कि रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में। ठीक है, कैसे खोजा था वो हमें समझना था कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने एक बोतल की कार्क को लिया। बोतल की कार्क। बोतल की कार्क क्या है कि देखिए, बोतल की कार्क पहले के समय में, जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल है, तो इस बॉटल को मुंह को बंद करने के लिए एक लकड़ी का ऐसे कार्क आती थी, जो बोतल के ढक्कन की तरह बिहेव करती थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बॉटल की कार्क। ये बोतल की कार्क है। ठीक है, बोतल को बंद करने के लिए जो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर, एक लकड़ी जैसी स्ट्रक्चर थी, जिसको उसमें डाल देते तो बॉटल बंद हो जाती है। उसी को क्या कहा गया? बॉटल की कार्क, बोतल की कार्क। उस बोतल की कार्क को कहाँ से बनाया गया था? एक पौधे की छाल से। इस बोतल की कार्क को किसके बनाया गया था? एक पौधे की छाल से बनाया गया था। पौधे की छाल से क्या बनाया गया था? पौधे की छाल से बोतल की कार्क। बोतल की कार्क को बनाया गया था किससे? पौधे की छाल। जैसे नीम की छाल होती है, आम की छाल होती है, उसी तरीके से एक पौधे की छाल से क्या बनाया था कि था बोतल की कार्क। तो उन्होंने क्या किया, और उस पौधे का नाम क्या था? उस पौधे का नाम था, जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहा गया था? क्वेरकस शुगर। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम था क्वेरकस शुगर। इसी पौधे की छाल से ये बोतल की ढक्कन, बोतल की कार्क बनाई गई थी। तो इसी कार्क का उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस बोतल की कार्क को, जिसको एक पौधे की, क्वेरकस शुगर के पौधे की छाल से इस बोतल की कार्क को बनाया गया था,
उसको, उस बॉटल की कार को उन्होंने लिया, मान लीजिए ये बॉटल की कार्क है, और उसका पतला सेक्शन काटा, बहुत पतला सेक्शन काटा, जैसे खीरा काटते हैं, गाजर काटते हैं, तो बहुत पतला पतली लेयर हम काटे, जस्ट लाइक दैट। उसी तरीके से उन्होंने इस बोतल की कार का पतला सेक्शन काटा, तो उनको कैसा दिखाई दी ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से। इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी, और ये स्ट्रक्चर कैसी है कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, या रूम जैसी, रूम या कमरे जैसी, कमरे जैसी रचना उन्हें दिखाई दी, इस तरीके की। तो चूंकि जो लैटिन भाषा है, इस लैटिन भाषा में कमरे को क्या कहते हैं, कमरे को सेलुला कहते हैं, ठीक है। सेलुला, तो इस लैटिन भाषा में कमरे को क्या कहते हैं, सेलुला। ये इंग्लिश में लिखा गया है, ये हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सेलुला कहते हैं। तो सेलुला का मतलब रूम होता है, इसी कारण उन्होंने ये जो कमरे जैसी स्ट्रक्चर दिखी, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल। सेल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। तो एक बार फिर से समझिए कि आखिर में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बोतल की कार्क को लिया, उस बोतल की कार्क को किससे बनाया गया था, स्क्वेयर सुबर नामक पौधे की छाल से। उसका बहुत पतला पतला लेयर, पतला पतला सेक्शन काटा, और उसमें उन्होंने इसमें रूम जैसी या मधुमक्खी की छत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके कारण उन्होंने, चूंकि लैटिन भाषा में सेलुला को, लैटिन भाषा सबसे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, अब ये मृत प्राय हो गई है, अब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्राचीनतम भाषा थी। उस लैटिन भाषा में कमरे जैसी स्ट्रक्चर को, कमरे को सेलुला कहते हैं, इसीलिए जो उनको रूम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल या कोशिका रखा। तो इस तरीके से कोशिका की खोज हुई। लेकिन एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने जिस चीज को देखा वो क्या थी कि और कुछ नहीं था, ये कोशिका जो उन्होंने देखा था, ये कोशिका कैसी थी, ये मृत कोशिका थी, डेड कोशिका थी, ये लिविंग कोशिका नहीं थी। इस कारण से वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, वो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी, क्योंकि वो लिविंग नहीं थी। बोतल की कार तो कई साल रख दिया गया, तो निश्चित रूप से वो बोतल की कार मृत थी। और जो उन्होंने खोजा इस तरीके की स्ट्रक्चर, तो जो सबसे बाहर उन्हें दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, कोशिका भित्ति, कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर। चूंकि पौधे की थी, पौधे में कोशिका भित्ति होती है, तो उन्हें कोशिका भित्ति दिखाई दी। इस कारण से आप इस बात को जरूर समझे रहिए कि कोशिका, जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजी वो मृत थी, और एक्चुअली उन्हें सबसे बाहर क्या दिखाई दी, कोशिका भित्ति। तो आपसे ये अगर कहा जाए कोशिका किसने खोजी, तो रॉबर्ट हुक ने। और अगर ये कहा जाए कोशिका भित्ति खोज किसने खोजी, यानी सेल वॉल किसने खोजी, सेल वॉल की खोज किसने की, तो वो भी किसने की, रॉबर्ट हुक ने ही सेल वॉल को भी खोजा। दूसरी चीज कि इस जो इन्होंने जो ये खोज की, इसको सर्वप्रथम उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक में प्रकाशित किया, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इस खोज को उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाशित किया। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कवरी। किस तरीके से कोशिका की खोज की गई, किस पौधे से कोशिका की खोज की गई, वो सारी चीजें। आपको एक चीज और अलर्ट रहना कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिका थी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आखिर में जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, तो फिर सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका सवाल है कि सर्वप्रथम एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ
एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम क्या किया कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा। ठीक है, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा था? एंटन वान ल्यूवेनहॉक। एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 जीवित कोशिका को उन्होंने खोजा था। तो ये तो हो गई कोशिका की खोज, किस तरीके से कोशिका को खोजा गया। दूसरी चीज कि देखिए कि अब जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। अब हम एक चीज कहें कि हो सकता है कि किसी किसी जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना है। अगर किसी का शरीर एक कोशिका से बना है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। और अगर एक से अधिक कोशिका से शरीर बना है तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय है। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही एक जंतु हैं। और अगर पौधे में कहा जाए कि किसी एक कोशिकीय पौधे का नाम बताइए तो जैसे कि ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय पौधा है। या क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक शैवाल है। शैवाल। ये जो ईस्ट है ये एक कवक है, फंगस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक कोशिकीय, अगर किसी जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना है तो हम उसे कहते हैं वो एक कोशिकीय है। और अगर किसी जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना है तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, जैसे बाकी सारे पौधे और जंतु, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो दो चीजें हमें क्लियर हुई, एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, और उनके उदाहरण। पौधे के, अगर एक कोशिकीय पौधे का नाम पूछा जाए तो आप ये बताइएगा, एक कोशिकीय पौधे हैं ये, और ये क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। आगे चल करके आपको एक कोशिकीय पौधे और एक कोशिकीय जंतु का नाम, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए दूसरी चीज, एक चीज केवल हम और आज देखेंगे कि कोशिका के प्रकार। देखिए जो कोशिका होती है वो दो तरीके की होती है। एक को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और दूसरी कोशिका को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके पहले एक चीज केवल जान लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल किस में पाई जाती है? कि जीवाणु में, यानी कि बैक्टीरिया में। और किस में पाई जाती है? नील हरित शैवाल में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है? इसमें जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, और एक जगह और पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल इन्हीं तीन में पाई जाती है, 1, 2 और 3। बाकी और सारे पौधे में, रेस्ट में, बाकी सब में, बाकी सारे पौधे और जंतु में
पौधे और जंतुओं में क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये तो हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है। थोड़ा सा दोनों में हम अंतर को देख लेते हैं, आखिर प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। देखिए, इस प्रो का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी, और इस प्रो का मतलब, और इस कैरियन का मतलब दूसरा वर्ड है कैरियोटिक से किससे बना हुआ है? कैरियन। कैरियन का मतलब, इस कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब केंद्रक, यानी कि इसका केंद्रक कैसे होता है? प्राचीन केंद्रक। प्राचीन केंद्रक यानी कि इसका केंद्रक कैसा है? प्रिमिटिव, पुराना, बहुत पुराना तरीके का केंद्रक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आरंभी केंद्रक। आरंभी केंद्रक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिपिएंट केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसका केंद्रक आरंभी है, इंसिपिएंट है, पुराना है, प्राचीन है, प्रिमिटिव, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कहाँ पाई गई थी? हमने बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और माइकोप्लाज्मा में। और इसका केंद्र कैसे होता है? यू का मतलब कहीं होता है, यू का मतलब कि न्यू, यू का मतलब कि नई या विकसित, नई या विकसित, और कैरियन का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्रक, यानी कि जो जिसका केंद्रक है वो विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक का केंद्रक कैसा होता है? इसका केंद्रक विकसित केंद्रक होता है। ये चीज इसके वर्ड से, केवल नाम से हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि इसके वर्ड की मीनिंग क्या है, वर्ड का, इस शब्द का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब कि वह कोशिका जिसका केंद्रक पुराना होता है और वह कोशिका जिसका केंद्रक नया होता है। प्रोकैरियोटिक का केंद्रक पुराना तरीके का होता है और इसका केंद्रक नया होता है। इसी कारण इसको हम प्रिमिटिव या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या आरंभी केंद्रक भी कहते हैं। दूसरी चीज कि क्या होता है आरंभिक केंद्रक, और हम थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें आरंभिक केंद्रक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इसके ये जो बाहर वाली झिल्ली है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। ठीक है, कोशिका कला। अगर जंतु कोशिका है तब पादप कोशिका रहती, तो इसके बाहर कोशिका भित्ति भी रहती। प्रोकैरियोटिक में, चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का प्रोकैरियोट है और इस माइकोप्लाज्मा में केवल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी सारे प्रोकैरियोट में, यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में, जीवाणु में, नील हरित शैवाल में सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा में एकमात्र प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखिएगा। तो इस कोशिका में बाहर कोशिका भित्ति है, फिर झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, और उसके अंदर क्या होता है? कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य है। और इसी कोशाद्रव्य में इसका एकमात्र गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र है? एकमात्र गुणसूत्र, इसके इसी कोशाद्रव्य में फैला रहता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर यूकैरियोटिक कोशिका रहती तो यहाँ पे ये केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रहता, तो बाहर इसमें ये केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं है, और इसके अगर यूकैरियोटिक रहती तो इसमें एक केंद्रिका भी रहती। तो यहाँ पे ये केंद्रक झिल्ली नहीं है,
इसके अंदर केंद्रिका भी नहीं है, ये केंद्रिका भी नहीं है। सीधे सीधे गुणसूत्र कहाँ रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोषद्रव्य में बिखरा रहता है, और केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है। और इस गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो डीएनए है, डीएनए वो कैसा होता है कि डीएनए वह एक नग्न डीएनए या नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए का मतलब क्या कि इस डीएनए में, जो इसका डीएनए है इस तरीके से, इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इस डीएनए में जो डीएनए में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, जो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। किसमें? इस प्रोकैरियोटिक सेल में। इसी कारण कहते हैं कि इसमें एक तो 3 चीजें हैं। इंसिपिएंट आरंभिक केंद्रक का मतलब क्या हुआ? एक तो केंद्रक कला नहीं है बाहर, केंद्रिका नहीं है, और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे एक बड़ी पहचान है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम आरंभिक केंद्रक क्यों कहते हैं? इन 3 चीजों के कारण। पहली क्या चीज है कि पहली की ये जो देखिए, पहली चीज इसमें क्या नहीं थी, इसमें क्या नहीं है? एक केंद्रक कला, केंद्रक कला नहीं है। और दूसरी चीज क्या नहीं है? इसमें केंद्रिका नहीं है, केंद्रिका नहीं है। और तीसरी चीज की हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में अनुपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? नग्न डीएनए। इसी कारण इसको हम आरंभिक केंद्रक कहते हैं। आरंभी यानी कि प्रिमिटिव, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, एक ही गुणसूत्र है। और यूकैरियोटिक को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक का भी हम देख लेते हैं कि जो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में हम कहें कि यूकैरियोटिक कोशिका, तो निश्चित रूप से उसमें एक केंद्रक झिल्ली है, 2 परत वाली केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और उसमें एक नहीं ढेर सारे गुणसूत्र रहते हैं, और उसमें केंद्रिका पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या थी? वो तीनों चीजें, यानी कि केंद्रक कला है, केंद्रक कला भी है यहाँ पे केंद्रिका भी है, और यहाँ पे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन जो यूकैरियोटिक में नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है। ये यूकैरियोटिक कोशिका की है, और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्र के आधार पे वो नाम रखा गया था। दूसरी चीज कि देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर एक तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, और कोशिकांग के नाम पे इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिका के घटक जो होते हैं, जो कोशिका का काम करने वाले कंपोनेंट होते हैं, कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो फिर पाया कहा जाता है कि इसमें केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में केवल 70S। और ये जो राइबोसोम है वो बिना मेम्ब्रेन वाला है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, एक कण जैसा होता है, पार्टिकल जैसा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बाकी कोई कोशिकांग जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदबी चालिका है, ये सब नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को देखा जाए, इसी के साथ अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पे केंद्रक है,
केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, इसके अंदर ढेर सारे गुणसूत्र हैं, और इसके अंदर ये क्या है कि हम कहें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अंतःप्रदवी जालिका, जिसको हम क्या कहते हैं ER, ये अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है। तो इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो 70S होता है वह इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वह इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यानी कि हरित लवक के अंदर। बाकी सेल में कैसा राइबोसोम होता है? 70S, यानी इसमें दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आज सिर्फ इतना ही देखते हैं। थोड़ा सा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ और डिफरेंस होते हैं। एक दो पॉइंट हम और आज देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तो केंद्रक की बात हमने दी, फिर कोशिकांग की बात हमने की, और एक चीज हम और कहते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें ये केवल किस में पाई गई थी? शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये केवल बैक्टीरिया में, जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में ही पाई जाती है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका वह अनुपस्थित होती है, वैक्यूल, और इसमें यूकैरियोट में उपस्थित होती है। ये जो वैक्यूल है इसमें तो पाई जाती है, लेकिन इस कोशिका में वैक्यूल नहीं पाई जाती है, तो आप इसको ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें हम कहें कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, और इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होती है। श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? श्वसन के लिए प्लाज्मा झिल्ली एक बनाती है स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? मीसोसोम। और इसमें श्वसन के लिए किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह सेल का कोशिकांग है, दोहरी परत वाला, ये पाई जाती है। तो दूसरी चीज कि इस कोशिका में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम कहते हैं कि इसमें ये जो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। यानी कि वह क्षेत्र जहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का कि ये गुणसूत्र पाया जाता है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होती है, उसके अंदर ढेर सारे गुणसूत्र होते हैं। तो फिलहाल हम आज तक यही देखते हैं। अगर आपको बाकी पूरी कोशिका का पूरा चैप्टर हम लोग बनाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो घंटी का चित्र बना हुआ है उसको जरूर दबाइए, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, और जितने भी टॉपिक हम बनाएंगे उसको आपको अच्छे से मिल जाए। तो इस अगर पूरा आप पढ़ लेंगे, इस जितने सीरीज हम बनाएंगे, जितने टॉपिक बनाएंगे, अगर पूरा आप देखेंगे तो कोशिका और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।